हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल की जो हमारी क्लास रही वह क्लास किस पे थी? जेट स्ट्रीम पे। और जेट स्ट्रीम का भारतीय जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ रहा था, इन सारी चीज़ों का हमने अध्ययन किया। लेकिन जो आज की क्लास हो रही है यह अति महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण बस स्टूडेंट और विद्यार्थी और पढ़ने वालों लोगों के लिए ही नहीं है, सामान्य रूप से सामान्य जागरूकता रखने वाले या सामान्य जानकारी रखने वाले लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि संभव हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। और मेरे ख्याल से भारतीय मानसून को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला फैक्टर यही है, ठीक है। जो भारतीय मानसून होता है उस मानसून को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है, जिसका नाम क्या होगा? एल नीनो तथा ला नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव। जैसे ऊपर लिखा भी गया है, भारतीय मानसून पर एल नीनो तथा ला नीनो का प्रभाव का अध्ययन हम करते हैं। चूँकि यदि देखा जाए तो यह है क्या, ये दोनों एक सागरी धाराएं हैं, एल नीनो भी और ला नीनो भी। ये दोनों की दोनों क्या हैं? एक सागरी धाराएं हैं। और जब सागरी धाराएं हैं तो इन सागरी धाराओं का हमारे मानसून पे कैसे प्रभाव पड़ सकता है, इस चीज़ का हमें अध्ययन करना है। लेकिन इसमें यह भी हमें अध्ययन करना है कि एल नीनो क्या होता है और ला नीनो क्या होता है। एल नीनो भारतीय मानसून को किस प्रकार प्रभावित करता है तथा ला नीनो भी भारतीय मानसून को किस प्रकार प्रभावित करने का कार्य करता है, ठीक है। और इन्हीं प्रभावों के कारण या तो भारत में खूब सूखा पड़ता है या तो खूब बाढ़ आती है, दोनों स्थितियाँ आती हैं, ठीक है। और इन्हीं दोनों स्थितियों की हम चर्चा करेंगे। कभी कभी क्या होता है, भारत में खूब सूखा पड़ जाता है, कभी कभी क्या होता है, मौसम सामान्य रहता है, और कभी कभी क्या होता है, खूब बाढ़ आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों का भी हम अध्ययन करने का काम करेंगे। सबसे पहले कुछ सामान्य जानकारियों की हम बात कर लें। और सामान्य जानकारियों की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं यह है क्या। इसका नाम है उत्तरी अमेरिका, और इसका क्या नाम है? दक्षिणी अमेरिका। ये दो महाद्वीप हो गए। यदि यहाँ पे हम आते हैं तो इसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक। और यदि हम आगे चल लें तो इसकी बात करते हैं तो यह क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। यह क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। इधर चलते हैं तो जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ठीक है। और यहाँ पे एक और द्वीप पाया जाता है जिसको पापुआ न्यू गिनी के नाम से जानते हैं, और यहीं पे एक जल संधि पाई जाती है जिसको टारेस जल संधि के नाम से जानते हैं। हालांकि हम विश्व के भूगोल का जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों का खूब डिटेल अध्ययन करेंगे, यहाँ पे अध्ययन हम कम करेंगे। एक चीज़ और दोस्तों हम बात कर लेते हैं साथ ही साथ, यह जो हिस्सा है इसकी बात, और जो यहाँ पे यह हिस्सा है इसकी बात करते हैं तो इन दोनों स्थानों पे ग्रीष्मकाल में, इन दोनों स्थानों की यदि हम बात करते हैं तो ऐसे बल्कि मैं बात करता हूँ, ठीक है। ग्रीष्मकाल में निम्न वायुदाब बन जाता है, ठीक है। इन दोनों स्थानों पे ग्रीष्मकाल में, मतलब गर्मी के समय, क्या होता है? निम्न वायुदाब की पेटी का विकास हो जाता है। और जब निम्न वायुदाब की पेटी का विकास या निम्न वायुदाब के क्षेत्र का विकास हो जाता है तो यहीं से भारतीय मानसून प्रभावित होना शुरू हो जाती है। लेकिन इन दोनों निम्न वायुदाबों को भी प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं, और उन्हीं फैक्टरों में से या उन्हीं तथ्यों में से आज जिस तथ्य की हम बात करेंगे वह क्या होगा? एल नीनो तथा ला नीनो। दोस्तों, सबसे पहले हम मैपिंग करने से पहले आपको थोड़ा सा हम चर्चा
इस विषय पे हमारी आपसे चर्चा हो जाए कुछ, और चर्चा होने के बाद हम फिर क्या करेंगे, इस पे मैपिंग के द्वारा समझने का काम करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो आधुनिक भूगोल के जनक जिनका नाम क्या था, हमबोल्ट। और हमबोल्ट की 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे एक उनकी ग्रंथ है जिसका नाम कास्मास है। कास्मास बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले विचार यह दिया था कि जो पनामा नामक देश है, पनामा नामक जो देश है, कौन सा, मध्य अमेरिकी देश, उस स्थल को काट करके और अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ दिया जाए, तो जो पश्चिमी अमेरिका, मतलब जो पश्चिमी अमेरिका का हिस्सा है, ये वाला यहाँ पे व्यापार जो यूरोप से होता है तो इतनी दूरी तय करके आनी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे पनामा देखिए यहाँ पे होगा, इसको काट करके इस महासागर को इस महासागर से, मतलब अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ दिया जाए, और जो जोड़ दिया जाएगा तो इतनी दूरी कम होगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, पनामा नहर बनाने का विचार सबसे पहले किसने दिया, तो हमबोल्ट ने दिया। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं, हमबोल्ट को कहते हैं। कास्मास किसकी रचना है, हमबोल्ट की रचना है। और एक चीज़ देखेंगे, उन्हीं के नाम पे यहाँ से एक धारा चलती है जो शीतल धारा के नाम से जानी जाती है, सागरी धारा। धारा का मतलब क्या होता है, जब सागर की विशाल जलराशि एक निश्चित दिशा में गतिशील हो जाए तो वही क्या है, धारा है। तो यहाँ पे दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने वाली एक जलराशि का पुंज है, और जो जलराशि का पुंज है उसी जलराशि के पुंज को हमबोल्ट या पेरू की जलधारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस पेरू या हमबोल्ट की धारा का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है एल नीनो और ला नीनो की उत्पत्ति में। लेकिन अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर एल नीनो क्या है, ला नीनो क्या है। सबसे पहले हम यदि बात करते हैं तो ये जो धाराएं हैं, चाहे एल नीनो चाहे ला नीनो, इनकी उत्पत्ति होती है लगभग 25 दिसंबर के आसपास। ठीक है, एल नीनो तथा ला नीनो की उत्पत्ति कब होती है, लगभग 25 दिसंबर के आसपास। और जब 25 दिसंबर के आसपास इसकी उत्पत्ति होती है तो एक क्वेश्चन और बन जाता है कि 25 दिसंबर को ही हम क्रिसमस डे मनाते हैं। 25 दिसंबर को ही हम क्रिसमस डे मनाते हैं, और जब क्रिसमस डे मनाते हैं तो एक क्वेश्चन कभी पूछा गया था कि किस देश में क्रिसमस डे गर्मियों में मनाया जाता है, तो उसका आंसर था ऑस्ट्रेलिया। लेकिन क्या बस ऑस्ट्रेलिया में ही क्रिसमस डे गर्मियों में मनाया जाता है? तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो भी देश कर्क रेखा पे नहीं बल्कि कहाँ पे, मकर रेखा पे स्थित होंगे, जो भी देश मकर रेखा पे स्थित होंगे उन सभी देशों में क्रिसमस डे गर्मियों में ही मनाया जाएगा। जैसे हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिणी अफ्रीका हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पेरू हो गया, चिली। ठीक है, तो इन देशों में क्या होता है, मकर रेखा पर सूर्य की स्थिति 22 दिसंबर को और 25 दिसंबर को हम क्रिसमस डे मनाते हैं। तो इन सारे देशों में क्रिसमस डे कब मनाया जाएगा, गर्मियों में। इसके आसपास के जो देश होंगे उनमें भी क्रिसमस डे कब मनाया जाएगा, ग्रीष्मकाल में या गर्मियों में ही मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया। अब देखते हैं एल नीनो तथा ला नीनो, दो धाराएं हैं, दो सागरी धाराएं हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति किससे हो रही है, इनकी उत्पत्ति किससे हो रही है, पेरू की धारा के आसपास। और कब हो रही है, 25 दिसंबर के आसपास। ठीक है, क्रिसमस के आसपास होती है, और जब क्रिसमस के आसपास होती है तो क्रिसमस डे को हम ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि एल नीनो तथा ला नीनो भी ये क्या कहते हैं उनको, यीशु के 2 बच्चे हैं, जीसस के 2 बच्चे हैं। कौन से, एल नीनो और ला नीनो। लेकिन 2 जो बच्चे हैं तो यह स्पेनिश भाषा का शब्द है, एल नीनो तथा ला नीनो। और एल नीनो का, एल का मतलब क्या होता है, ला का मतलब क्या होता है। एल का मतलब होता है बालक या शिशु, और ला का भी मतलब होता है शिशु लेकिन बालिका। ठीक है, यहाँ पे यदि हम देखें तो एल का मतलब क्या निकल के आ रहा है, एल की बात करेंगे। ठीक है, एल और ला, ठीक है, दोनों तो हैं शिशु। थोड़ा सा इधर मैं लिखता हूँ, दोनों के दोनों क्या हैं, शिशु हैं। लेकिन जब दोनों शिशु हैं तो एक है एल और दूसरा क्या है, ला। तो जब एल की हम बात करते हैं तो एल क्या होता है, बालक होता है, और ला क्या होता है, बालिका।
ठीक है, बालिका, दो अलग अलग नाम। एल का मतलब बालक और ला का मतलब बालिका। एक चीज़ देखिए, बालक और बालिका का नाम ऐसे क्यों रखा गया? एल का मतलब बालक क्यों हो गया? क्योंकि बालक या बालकों के जो स्वभाव होते हैं थोड़ा उदंड होते हैं। बालकों के जो स्वभाव होते हैं थोड़ा उदंड और बालिकाओं के स्वभाव थोड़ा शांत। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्थितियाँ बदल रही हैं, बालिकाएं भी बालक से कम नहीं, होना भी चाहिए, जरूरी भी, ठीक है। तो यहाँ पे एल का मतलब बालक और ला का मतलब बालिका। बालिका सरल स्वभाव की होती है, अर्थात जो ला नीनो की धारा होगी वह शीतल धारा होगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अर्थात ला नीनो, अर्थात ला नीनो क्या होगी? शीतल धारा होगी, शीतल धारा होगी। जबकि एल नीनो कैसी होगी? उष्ण धारा होगी, उष्ण या गर्म धारा होगी, ठीक है। दो चीज़ों की हमने चर्चा कर लिया। पहला क्या? एल नीनो कैसा होगा? गर्म जलधारा या उष्ण जलधारा, और दूसरा शीतल जलधारा। क्योंकि इसकी तुलना बालिकाओं से की गई है, बालिकाओं का स्वभाव सरल होता है इसलिए शीतल धारा, इनका उदंड होता है इसलिए ये गर्म जलधारा। अर्थात दो जलधाराएं होंगी और दोनों जलधाराओं की उत्पत्ति कब हो रही है? 25 दिसंबर के आसपास हो रही है। और जब 25 दिसंबर के आसपास हो रही है तो इन्हीं दोनों धाराओं के कारण क्या होता है? भारतीय मानसून प्रभावित होता है। और जब भारतीय मानसून प्रभावित होता है तो उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक चीज़ पे और हम चर्चा करेंगे और वह चीज़ क्या होगी? एल नीनो। पहले हम एल नीनो की चर्चा करते हैं, ला नीनो की चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर एल नीनो की हम चर्चा करेंगे। ला नीनो की यदि हम बात करते हैं तो ला नीनो एक शीतल धारा है जिसकी उत्पत्ति कहाँ पे होती है? प्रशांत महासागर में, और प्रशांत महासागर के भी पूर्वी प्रशांत महासागर में जन्म लेती है, पेरू के तट के आसपास। और जब पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के आसपास ये जन्म लेती हैं तो ये क्या करती हैं? यहाँ पे मैपिंग भी करते हुए चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जन्म लेती हैं, लगभग यहाँ पे पेरू का तट यही है, यहीं से ये जन्म लेती हैं और जन्म लेने के बाद इधर चलना शुरू करती हैं। और जब इधर चलती हैं तो यहाँ पे यह द्वीप समूह आ जाता है, कौन सा? यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी और यहाँ पे बोर्नियो, दोनों के बीच से होते हुए यहाँ आते हैं और यहाँ से हिंद महासागर में प्रवेश करने का काम करते हैं। जैसे ही हिंद महासागर में पहुँचती हैं तो शीतल जलधारा है, और जब शीतल जलधारा है तो जैसे हिंद महासागर में प्रवेश करेंगी तो हिंद महासागर के क्षेत्र के तापमान को क्या कर देंगे? गिरा देंगे। हिंद महासागर के जल का जो तापमान होगा उस तापमान को गिरा देंगे, और जब तापमान को गिराएंगी तो वायु दाब बढ़ जाएगा, ठीक है। चूँकि वायु दाब और तापमान में विपरीत संबंध होता है, तो जैसे ही तापमान घटा तो वायु दाब बढ़ा, और ठीक उसी समय इस हिस्से में देख रहे हैं कि निम्न वायु दाब की पेटी पाई जाती है। ग्रीष्म काल में निम्न वायु दाब की पेटी बन जाती है। चूँकि यहाँ से धारा का उत्पन्न जन्म कब हो रहा है? 25 दिसंबर को। मार्च के आसपास यहाँ पहुँचती हैं तथा मई जून में यहाँ पहुँचती हैं, और जब मई जून में यहाँ पहुँचती हैं तो यहाँ के वायु दाब को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं, और जब बढ़ाते हैं तो उसी समय यहाँ पे निम्न वायु दाब होता है, अर्थात यहाँ से हवाएं जब चलती हैं तो चल करके इस हिस्से में क्या करती हैं? बारिश करने का काम करती हैं। तो यह तो सामान्य दशा हो जाती है, इसको धनात्मक दशा भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? यह जो होता है इसको चूँकि मैं देखिए इस पेन से भी बना रहा हूँ, ठीक है, इस पेन से बनाने का काम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखते हैं ला नीनो चल रहा है, पेरू से ला नीनो चलना शुरू करता है, और जब ला नीनो चलता है तो ला नीनो देखिए, ला नीनो यहाँ भी आता है, ला नीनो यहाँ भी आता है, और ला नीनो यहाँ भी आता है। और जब ला नीनो यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक स्थिति बन जाती है, और जो स्थिति बनती है उस स्थिति की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है तथा प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। ला नीनो की स्थिति में, ला नीनो की स्थिति, ला नीनो इधर से आ रही है तो इधर आने पे हिंद महासागर, चूँकि इस महासागर का नाम क्या है? हिंद महासागर, और यहाँ पे क्या है? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, दो महासागर हो, ठीक है। तो जैसे ही ला नीनो, इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ, ला नीनो, यह क्या है? ला नीनो, ठीक है। ला नीनो जैसे ही यहाँ से 25 दिसंबर को चलना शुरू किया, मार्च में यहाँ पहुँचा, चूँकि मार्च में
सूर्य की स्थिति कहाँ पे हो जाती है? विषुवत रेखा पे, ठीक है। और दिसंबर में सूर्य की स्थिति मकर रेखा पे। तो ऐसे यहाँ पे आ गया और यहाँ से ये हिंद महासागर में प्रवेश किया। जैसे हिंद महासागर में प्रवेश किया तो यहाँ का तापमान गिरा, और तापमान गिरा तो प्रेशर अर्थात वायुदाब बढ़ा, और जब वायुदाब बढ़ा यहाँ पे निम्न वायुदाब है तो यह सक्रिय हो जाता है और सागर से स्थल की तरफ हवाएं चलती हैं। और जब सागर से स्थल की तरफ हवाएं चलती हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, आपका पूरा इस क्षेत्र में वर्षा होता है। तो इसमें ये सारे द्वीप समूह जो हैं, इन द्वीप समूहों में तो वर्षा होती ही होती है। पूरे उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में भी भयंकर वर्षा होती है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सामान्य सी स्थिति होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन स्थानों पे न्यून दाब अति कम हो जाता है, वायुदाब अति कम हो जाता है, तो इसका प्रभाव इस पे ज़्यादा पड़ जाता है और खूब भयंकर वर्षा होती है। और जब खूब भयंकर वर्षा होती है तो उत्तराखंड की त्रासदी, और उत्तराखंड में इसी घटना को हम बादल फटने की स्थिति कहते हैं। तो बादल फटने का मतलब ये नहीं है कि बादल फट गया और इसको फिर सुई धागे से सिल दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। बादल फटने का मतलब होता है कि अल्प अवधि में अत्यधिक वर्षा का होना, ठीक है। अल्प अवधि में अत्यधिक वर्षा का होना ही क्या कहलाता है, बादल फटना कहलाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड की त्रासदी की स्थिति ऐसे ही होती है, ठीक है। तो यह रहा आपका सामान्य दशा। सागरीय क्षेत्र में बात किया गया था, भारतीय मानसून पर सागरीय क्षेत्रों का प्रभाव। तो इसको दो भागों में विशेष रूप से बांटा जा रहा है, ला नीनो और एल नीनो। ला नीनो को हम सामान्य दशा के नाम से भी जानते हैं। ला नीनो की तुलना बालिका से की गई है, शिशु बालिका से की गई है, जिसकी उत्पत्ति 25 दिसंबर के आसपास होता है, ठीक है। और 25 दिसंबर के बाद यह धीरे धीरे देख रहे हैं इस दिशा में जाता है और मार्च के आसपास विषुवत रेखा अर्थात बोर्नियो द्वीप समूह, जावा और सुमात्रा के आसपास पहुँचता है। इससे कई जल संधियाँ हैं, टेरेस जल संधि है, मलक्का जल संधि है, ठीक है। इन जल संधियों से होकर के कहाँ पे, हिंद महासागर में प्रवेश करता है। और जैसे हिंद महासागर में ये धारा प्रवेश करती है, हिंद महासागर के जल के तापमान को गिरा देती है। और जब हिंद महासागर के जल के तापमान को गिराती है तो यहाँ पे वायुदाब अचानक बढ़ जाता है। और जब वायुदाब बढ़ जाता है तो ठीक उसी समय जून के महीने में थार का जो मरुस्थल है यहाँ पे तथा तिब्बत के पठार पर निम्न वायुदाब की पेटी का विकास हो जाता है, या निम्न वायुदाब के क्षेत्र का विकास हो जाता है। और जब निम्न वायुदाब के क्षेत्र का विकास होता है तो सागर पर उच्च वायुदाब और यहाँ पे निम्न वायुदाब, इसलिए हवाएं सागर से स्थल की तरफ चलती हैं और आर्द्रता इनमें भरपूर होती है, इसलिए क्या होती है, वर्षा भी खूब होती है। ये तो रहा आपकी ला नीनो की स्थिति। लेकिन दूसरी स्थिति की हम बात करते हैं, वह कौन सी होती है, एल नीनो की स्थिति होती है। और एल नीनो की स्थिति थोड़ी सी भयावह होती है, ठीक है। यह थोड़ी सी भयावह जब एल नीनो की स्थिति होती है तो इसको देखते हैं यह कैसे जन्म लेती है, ठीक है। इसकी यदि हम बात करते हैं, अच्छा इसको अब हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और भी है, तो थोड़ा सा इसको ऐसे बना भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे यह क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाती है, यह मानसून की शाखा सक्रिय हो जाती है। और जब यह मानसून की शाखा सक्रिय हो जाती है तो इस पूरे भाग में क्या होता है, वर्षा होता है, ठीक है। इस पूरे भाग में वर्षा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लें, फिर इसके बाद हम जो है आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करके फिर दूसरा बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ, चलिए इतना ही, फिर इसको बनाते हैं। उसके बाद अब दूसरी स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो इसको ऋणात्मक दशा कहते हैं, ला नीनो, अरे सॉरी एल नीनो। एल नीनो की यदि हम बात करेंगे तो इसको ऋणात्मक दशा कहते हैं, ठीक है। ऋणात्मक, इसको एंसो भी कहते हैं, ठीक है। जब एंसो या ऋणात्मक इसको कहते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। इस स्थिति में दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। और जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमज़ोर पड़ जाता है तो उसके कमज़ोर पड़ने के कारण की चर्चा करते हैं। उसके कमज़ोर पड़ने की यदि हम कारण की चर्चा करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं इस हिस्से में देखते हैं यह स्थिति। और इस स्थिति में मैंने आपको बताया था 0 डिग्री 23 से 1/2 n, और यहाँ पे मैंने बताया था 23 से ही 1/2 s। इस स्थिति में देखें तो सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य की, ठीक है, सूर्य की स्थिति क्या है, 22 दिसंबर को,
ठीक है। सूर्य की स्थिति 22 दिसंबर को कहाँ पे है? मकर रेखा पे। अर्थात जब सूर्य 22 दिसंबर के आसपास यहाँ पे चमकता है तो एक चीज़ और भी देखेंगे, इसी समय उपसौर की भी घटना घटित होती है। उपसौर किसे कहते हैं? उपसौर का मतलब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, मतलब 14.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, कितना? 14.7 करोड़ सॉरी 14.7 करोड़ किलोमीटर की बात करते हैं। मतलब 3 दूरियां पृथ्वी और सूर्य के बीच की होती हैं। कितना 14.7 करोड़ किलोमीटर न्यूनतम, 14.9 करोड़ किलोमीटर मध्य और 15.2 करोड़ किलोमीटर अधिकतम। जो 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है यह अधिकतम होती है, और यह कब होती है? जुलाई में, 4 जुलाई को। और 4 जुलाई को जो यह घटना घटित होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अपसौर कहते हैं। अपसौर मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ज़्यादा। और 3 जनवरी को एक घटना घटित होती है। जब 3 जनवरी को एक घटना घटित होती है तो यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, और यह होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। तो इसको हम क्या कहते हैं? उपसौर। उप का मतलब नज़दीक, जब पृथ्वी और सूर्य एकदम नज़दीक होते हैं तो उसे उपसौर। और यह घटना 3 जनवरी को घटित होती है। और जब 3 जनवरी को घटित होती है तो एक चीज़ ध्यान देंगे, 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति यहाँ पे, और 3 मतलब 11 दिन का अंतर है, 11 दिन का अंतर। तो इसका मतलब यह है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होगी तो पृथ्वी को तापमान भी अधिक प्राप्त होगा। ठीक है, पृथ्वी को तापमान भी अधिक प्राप्त होगा। और जब पृथ्वी को तापमान अधिक प्राप्त होता है तो यहाँ पे 7% तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, उपसौर की स्थिति में, उपसौर की स्थिति में सामान्य से 7% तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, सामान्य से 7% तापमान बढ़ जाता है। और जब सामान्य से 7% तापमान बढ़ जाता है तो यहीं पे एक घटना होती है 25 दिसंबर को। ठीक है, 25 दिसंबर के आसपास यहाँ से एक धारा चलती है, इस हिस्से से एक धारा चलती है, जिस धारा को नाम क्या दिया गया? इस धारा को नाम दिया गया है पेरू या हमबोल्ट की धारा। इसको नाम क्या दिया गया? पेरू या हमबोल्ट की धारा ठीक है, जब पेरू या हमबोल्ट की धारा के नाम से जानते हैं तो 25 दिसंबर के आसपास यहीं पे एक नई प्रकार की धारा का जन्म होता है, जिस धारा का तापमान सामान्य से लगभग 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है। कितना? 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अधिक होता है। और जब 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अधिक होता है तो इस पूरे क्षेत्र के जल का तापमान बढ़ जाता है। और जब यह तापमान बढ़ जाता है तो यह यहाँ पे पछुआ व्यापारिक हवाओं के संपर्क में, पछुआ नहीं व्यापारिक हवाओं के संपर्क में आता है। ठीक है, क्योंकि जब तापमान बढ़ता है तो व्यापारिक हवाएं तो चलती हैं। तो जब व्यापारिक हवाएं चलती हैं तो यह भी क्या करता है? व्यापारिक हवाओं के संपर्क में आता है। ठीक है, किसमें? व्यापारिक हवाओं के संपर्क में आता है। और जैसे ही व्यापारिक हवाओं के संपर्क में आता है तो व्यापारिक हवाओं के संपर्क में आने के कारण क्या होता है? आप देखिए, यहाँ से आएगा तो यह यहाँ से टकराएगा, और टकराएगा तो इसकी एक शाखा इधर से और इसकी एक शाखा इधर से, एक शाखा इधर से आ जाती है। ठीक है, जब यह क्या हो रहा है, इसी को हम कहते हैं एल नीनो। इसी को क्या कहते हैं? एल नीनो कहते हैं। ठीक है, इसी को एल नीनो कब जन्म ले रहा है? 25 दिसंबर के आसपास जन्म ले रहा है। और इसके तापमान की यदि बात करते हैं, तापमान 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तापमान 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तापमान 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तापमान क्या हो जाता है? 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड। जिन क्षेत्रों से एल नीनो गुजरने का काम करता है उन क्षेत्रों का तापमान 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। और जब 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो हालांकि इस क्षेत्र में तो 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे इधर जाता है थोड़ा सा तापमान में कमी आ जाती है। और तापमान में कमी आ जाती है तो जैसे यह यहाँ पे बोर्नियो द्वीप समूह के आसपास पहुँचता है और यहाँ से इन जल संधियों से होकर के हिंद महासागर में पहुँचता है, तो हिंद महासागर के जल के तापमान को 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देता है। तो यहाँ पे लिखिए, हिंद
महासागर, हिंद महासागर के तापमान को 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देता है। ठीक है, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा देता है। और जब इसका तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो इस जल का तापमान अधिक हुआ, और जैसे ही तापमान अधिक होता है तो तापमान अधिक होने के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण प्रेशर क्या होता है, गिर जाता है। मतलब यहाँ का तापमान बढ़ा तो यहाँ का जो जल है उस जल का तापमान बढ़ने के कारण उस स्थान का वायुदाब गिर जाता है, और जैसे ही वायुदाब गिर जाता है तो तापमान बढ़ा तो वायुदाब कम हुआ, और वायुदाब कम हुआ तो लगभग निम्न वायुदाब की स्थिति बन जाती है। लेकिन इस स्थान पे और इस स्थान पे भी निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, इसलिए यहाँ से मानसून सक्रिय नहीं हो पाता है। क्या होता है, मानसून सक्रिय नहीं हो पाता है। और जब मानसून सक्रिय नहीं होता है, ठीक है, जब मानसून सक्रिय नहीं होगा तो इस भाग में क्या करता है, वर्षा नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे तापमान बढ़ चुका है, वायुदाब गिर चुका है। तापमान बढ़ने और वायुदाब के गिरने के कारण इस स्थान पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है। मतलब उतना निम्न वायुदाब नहीं बनता है, लेकिन वायुदाब में कमी आती है। अब यह सक्रिय नहीं हो पाता है वायुदाब, यह क्या होता है, यहाँ से मानसूनी हवाएं सक्रिय नहीं हो पाती हैं, और जब सक्रिय नहीं हो पाती हैं तो इन स्थानों पे क्या करती हैं, वर्षा नहीं कर पाती हैं। और जब वर्षा नहीं कर पाती हैं तो यहीं पे एक चीज़ लिखना होगा, और यह लिखना होगा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। और दक्षिणी पश्चिम जब मानसून कमज़ोर हो जाएगा तो भारत में वर्षा कम होती है, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कमज़ोर पड़ने के कारण वर्षा कम हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एल नीनो की भी स्थिति में भयंकर बाढ़ आ जाती है, भयंकर बाढ़ हो जाती है। तो इसका कारण क्या होता है, यहाँ पे एल नीनो का कहना होता है कि यदि भारत में वर्षा कराना हो तो इनको और तपना होगा, ठीक है, इनको और गर्म होना होगा, क्योंकि जो यहाँ पे तापमान है वो तो है ही है। लेकिन कह रहे हैं कि यदि इस महाद्वीप में या प्रायद्वीप में वर्षा कराना हो तो इस और इस स्थान को, चूँकि इसको थार कहते हैं, इसको तिब्बत का पठार कहते हैं, इन दोनों स्थानों को और तपना होगा, मतलब और गर्म होना होगा। और जब और ज़्यादा गर्म हो जाएंगे तो निम्न वायुदाब की पेटी का या निम्न वायुदाब के क्षेत्र का विकास होगा। जैसे ही निम्न वायुदाब यहाँ पे बनेगा तो यहाँ की हवा क्या होगी, ठंडी, गर्म, और गर्म होकर के ऊपर उठेगी। और जब ऊपर उठती है तो कुछ ऊपर जाने के बाद ये क्या होगी, यहाँ तापमान अधिक हुआ, तापमान अधिक होने की वजह से यहाँ की वायु हल्की हुई, और हल्की हुई तो ऊपर उठी, और ऊपर उठी तो ऊपर उठने के बाद धीरे धीरे कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद वो नीचे आने लगती हैं। तो आकर के इस स्थान पे ये बैठना शुरू करती हैं, और जब आकर के इस स्थान पे बैठेंगे तो यहाँ पे निम्न वायुदाब तो बढ़ा ही बढ़ा, उच्च वायुदाब भी कुछ सक्रिय होगा, क्योंकि ऊपर उठी हुई वायु इस स्थान पे आकर के नीचे बैठती है, और जब नीचे बैठती है तो यहाँ के वायुदाब को क्या करेगी, बढ़ाएगी। और जब यहाँ के वायुदाब को बढ़ाएगी तो यही पुनः क्या हो जाता है, इस दिशा से इस दिशा को सक्रिय होता है, और सक्रिय होकर के इन स्थानों पर वर्षा करने का काम करता है। लेकिन सामान्य तरीके से देखा जाए एल नीनो के कारण जो होता है सामान्यतः सूखा ही पड़ता है। लेकिन जब एल नीनो की स्थिति आती है, हिंद महासागर के जल का तापमान बढ़ता है, वायुदाब कम होता है, लेकिन ठीक उसी के आसपास जो थार का मरुस्थल है या जो तिब्बत का पठार है, इस क्षेत्र के तापमान में वृद्धि हो जाए अचानक या ज़्यादा और वायुदाब कम हो जाए तो उस स्थिति में एल नीनो का भी अच्छा खासा प्रभाव हमारे भारतीय जलवायु पर पड़ सकता है या मानसून पे पड़ सकता है। लेकिन यदि यहाँ और तपन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, इस पूरे क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी, सूखा की स्थिति होती है। एक चीज़ और दोस्तों देखेंगे कि एल नीनो की घटना हर साल नहीं घटित होती है, लगभग 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल के बाद यह घटना घटित होती है। और जब एल नीनो की घटना घटित होती है तो क्या होता है,
एल नीनो की घटना घटने के कारण भारतीय उपमहाद्वीप पर या तो भयंकर सूखा पड़ता है या तो भयंकर वर्षा होती है, दोनों स्थिति होती है। लेकिन जब ला नीनो की स्थिति होती है तो भारतीय मानसून सामान्य होता है और सामान्यतः वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी सिर्फ और सिर्फ इतनी ही रहेगी और यह क्या थी, एल नीनो का तथा ला नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव। अब इसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी, अच्छा एक चीज़ और यदि हम बात करते हैं भारतीय मानसून की उत्पत्ति पर, चाहे भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में एक वाकर परिसंचरण आता है, तो उसका भी हम कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन अगली क्लास जो हमारी होगी वह भारत का जलवायु वर्गीकरण होगा और उस जलवायु वर्गीकरण में हम कोपेन पढ़ेंगे, थानथवेट पढ़ेंगे और त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे। तीनों का पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे एक दिन में तो नहीं हो पाएगा लेकिन 2-2 दिन में इसको समाप्त करें। एक दिन में तो हो सकता है लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए कोशिश किया जाएगा कि इन क्लासों को 2-2 दिन में पढ़ा जाए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले हमने ला नीनो पढ़ा। ला नीनो एक समुद्री धारा है जिसकी तुलना बालिका से की गई है, अर्थात वह ठंडी जलधारा है और जब वो आती है तो भारतीय मानसून सामान्य रहता है। लेकिन जो एल नीनो की बात कर रहे हैं, इसकी जब उत्पत्ति होती है तो भारतीय जलवायु या मानसून पे क्या होता है, या तो ग्रीष्म की स्थिति होती है, मतलब सूखे की स्थिति होती है, या तो खूब वर्षा होने की स्थिति होती है। ठीक है दोस्तों, आप दीजिए हमें इजाज़त और फिर ऐसे वीडियो के लिए हम कल मिलेंगे। और वीडियो ऐसी प्राप्त करने के लिए यदि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, तथा बेल आइकन प्रेस करें ताकि यदि सूचना इस तरह से वीडियो और इस तरह की वीडियो आपको मतलब यूट्यूब पे डाली जाए तो आपको सूचना मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।